नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 30 मार्च 2026 पेंशनर्स के लिए बहुत ही अहम तारीख है, क्योंकि उस दिन कोर्ट में पेंशन रिवाइज करने का फैसला आने वाला है। ठीक है, अब पेंशन रिवाइज होगी या नहीं, पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आएगा या नहीं। अगर हम मान लें कि पेंशनर्स के पक्ष में वो फैसला आता है, कोर्ट जो है वो पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाएगी, तो ऐसे में यहाँ पर एक सवाल आता है, 7 सीपीसी में अगर आपकी पेंशन रिवाइज होती है तो यहां पर 2017 के हिसाब से होगी या फिर 2016 के हिसाब से, एक ये सवाल आता है। और दूसरा सवाल ये है कि इन दोनों तारीखों यानी कि 2017 में होती है पेंशन रिवाइज या फिर 2016 में। अगर जैसे कि 2017 में हो गई तो दोनों के बीच एक साल का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, इस एक साल के डिफरेंस का जो भी अंतर बनता है, यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो एरियर बनता है, उस एरियर से पेंशनर्स की जेब पर क्या असर होगा, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, 30 मार्च बहुत अहम है भाई साहब। बहुत सारे पेंशनर्स के कमेंट आते हैं 30 मार्च के अपडेट के बारे में, क्योंकि 30 मार्च को फैसला होने वाला है। पेंशनर्स के पक्ष में होगा या फिर सरकार के पक्ष में, दोनों में से एक का तो होगा ही सही, लेकिन पलड़ा भारी दिख रहा है पेंशनर्स का। वैलिडेशन एक्ट करके एक यहाँ पर सरकार के पास भी एक हुक्म का इक्का है, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। आगे मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो सारा कोर्ट केस को पूरा पलटी कर सकता है। सरकार हो सकता है कि कोर्ट वैलिडेशन एक्ट के बाद सरकार के पक्ष में फैसला सुना दे, तो वो बात की बात है। पहले इस इश्यू को सोल्व करते हैं कि भाई साहब, अगर आपकी पेंशन रिवाइज 7 सीपीसी के अनुसार होती है तो 2017 में पेंशन रिवाइज होगी या फिर 2016 में। अब दो डेट क्यों बताई मैंने, 2 ईयर क्यों बताया आपको, क्योंकि देखिए 7 सीपीसी 2016 में लागू हुआ है, थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट कौन सी है, 2017। तो किसके हिसाब से रिवाइज होगी, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, अब दो हम इफेक्टिव डेट के साथ इसलिए देख रहे हैं, भले वो डिलिंकिंग हो जाता है पे रिवीजन, लेकिन थर्ड पेंशन रिवीजन की इफेक्टिव डेट तो वही है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब इसके पहले वाला आपका सेकंड पीआरसी कब लागू हुआ था, 2007 में। ठीक है, हर 10 साल में होता है, हर 10 साल की गैप में। 2007 से 10 साल कब होते हैं, 2017। तो दोनों के बीच के एरियर का डिफरेंस भी देख लेते हैं, उससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ता है, कितना पैसे का यहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है, या फिर क्या क्या नुकसान या फिर क्या फायदा हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है 1 जनवरी 2016 वीएस 1 जनवरी 2017 का पेज जान लेते हैं। सबसे पहले बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए ये जो तारीख है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 सीपी यानी कि सेंट्रल डीएलएस अलाउंस 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था केंद्रीय कर्मचारियों का, जबकि थर्ड पीआरसी आईडीए पैटर्न पर 1 जनवरी 2017 से दे था। अब भाई साहब इसमें दिक्कत हो रही है कि पेंशन रिवाइज कौन सी डेट में होगा। ठीक है, और कोई सी भी डेट से हो, इससे पेंशनर्स को फायदा होगा कि नुकसान, देख लेते हैं। 7 सीपीसी के आधार पर कोर्ट का क्या आदेश था वो देखते हैं। अगर दिल्ली हाई कोर्ट या फिर अन्य अदालतें 7 सीपीसी के 2.57 फिटमेंट फैक्टर को आधारित मानती है, यानी कि आधार मानती है, जैसा कि केट ने आदेश दिया था पहले, तो एरियर की जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2026 से होगी। ठीक है, अभी सरकार डोट का तर्क क्या है, विभाग ये चाहता है कि अगर रिवीजन हो भी तो वो थर्ड पीआरसी की तारीख 2017 से हो, ताकि एक साल का करोड़ों का एरियर बचाया जा सके। अगर 30 मार्च को फैसला आपके पक्ष में आता है, पेंशनर्स के पक्ष में, तो अगर सरकार ने भी मान लिया है कि चलो ठीक है पेंशन रिवाइज कर दो, अब कोर्ट ने कह दिया है तो, और पेंशन रिवाइज होता है, तो जो सरकार है वो चाहती है कि भाई साहब 2016 को छोड़कर 2017 में किया जाए। ठीक है, यानी कि जो एक साल का फर्क है, ठीक है, 2017 में किया जाएगा तो एक साल का ज्यादा पैसा, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। लाखों रुपए की पेंशन या फिर लाखों रुपए का एरियर, लाखों रुपए की पेंशन इंक्रीमेंट ज्यादा देनी पड़ेगी, ये बचाया जाए ताकि 2017 से 2026 तक का मिले उनको। तो ऐसा सरकार चाहती है। ठीक है, अब इस पर देखिए इसका असर क्या होगा। यदि कैलकुलेशन 2016 के बजाय 2017 में होती है तो पेंशनर्स को पूरे 12 महीने के बढ़े हुए फिटमेंट का लाभ और उस पर लगने वाले आईडीए का सीधा नुकसान होगा। एक औसत रिटायर कर्मचारी के लिए यह घाटा लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर जा सकता है। इसको मैं जोड़कर भी बताऊंगा कि क्यों जा रहा है। 1 लाख रुपए का आपको हर एक कर्मचारी को घाटा होने वाला है। ठीक है, ऐसा तो नहीं चाहेंगे आप। और पेंशनर्स का मानना क्या रहेगा कि हमको 2016 से हमारे पेंशन रिवाइज करो, क्योंकि 7 सीपीसी का जो केंद्रीय कर्मचारियों का कौन से सन में हुआ था, 2016 में हुआ था। ठीक है, अभी कोर्ट की अब तक की मुख्य ऑब्जर्वेशन बीएसएनएल और डोट के मामले के हिसाब से अदालत में जो चल रही बहस और ऑब्जर्वेशन के तहत आधार पर 3 मेन बातें निकल कर आई है। पहले तो रूल 37A का कवच है पेंशनर्स पर,
कैसे? देखिए, कोर्ट ने कई बार उल्लेख ये किया है, कई बार कहा है कि बीएसएल पेंशनर्स सरकारी खजाने यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन पाते हैं, इसलिए बीएसएल के घाटे में या फिर मुनाफे में इसका पेंशन डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब पेंशनर्स की पेंशन टाइम पे आती है, कहां से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि डोट से आती है। बीएसएल घाटे में रहे या ना रहे, 4G रोल आउट हुआ है, 5G रोल आउट नहीं हुआ है, या फिर पेंशन उनका पे रिवीजन हुआ है नहीं हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है पेंशनर्स को। ठीक है, हमारा जो मतलब यानी कि पेंशनर्स का जो लेना देना है वो सरकार से है। ठीक है, तो इसका पेंशन डिवीजन में से कोई लेना देना नहीं है। अभी समानता के अधिकार के बाद, समानता का अधिकार है उसकी बात करूं तो जब केंद्र सरकार के कर्मचारी यानी कि सेंट्रल डीएनएस अलाउंस सीडीए पैटर्न को जो 1 जनवरी 2016 से 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला है, तो बीएसएल के अवशोषित यानी कि डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स और कर्मचारियों को इससे वंचित रखना भेदभाव माना जा रहा है, देखा जाए तो। ठीक है, तो इसलिए ये भेदभाव कर रही है। उसके बाद पेंशन वीएस वेतन की बात करें, ठीक है, यानी कि पेंशन और सैलरी की बात करें तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो सैलरी और पेंशन है दो अलग अलग चीजें हैं। वेतन कंपनी की स्थिति पर निर्भर हो सकता है, यानी कि आपको जो सैलरी पेमेंट मिलता है वो कंपनी की क्या स्थिति है उसके हिसाब से आपको हर महीने पेमेंट मिलता है। लेकिन पेंशन एक स्थगित वेतन है, यानी कि डिफर्ड वेज है, जिससे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि भैया आपने पहले उसका काम करके दे दिया है और जो पेंशन है उसकी पेंशन आज आपको मिल रही है, जबकि आपके खाते से पहले से ही वो कट चुका है, तो आपको मिलनी चाहिए वो तो, क्योंकि भैया आपने तो पहले काट ली ना, तो वो आपको मिलनी चाहिए, वो रोकी नहीं जा सकती। ठीक है, अभी एरिया की कैलकुलेशन की अगर बात करूं तो देखिए, अगर किसी रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारी की बेसिक 25,000 अगर हम मानते हैं, तो फिलहाल वर्तमान स्थिति की अगर बात करूं अनुमानित, तो 2.26 अगर फिटमेंट फैक्टर लगाए तो 56,500 रुपए 2016 के हिसाब से आपकी बनेगी। ठीक है, कितनी बनेगी? 56,500 रुपए बनेगी। अभी वर्तमान यानी कि फिलहाल अगर मैं बात करूं 2017 के हिसाब से तो 2.26 बनता है कितना का 15%। अगर जैसे पेंशनर्स को 15% की बात की गई थी 2017 की कि थर्ड पीआरसी 2017 में लागू होगा तो 15% फिटमेंट मिलेगा। ठीक है, इस पर चलो थोड़ा सा मैं करके बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन अच्छी तरीके से होगा। थोड़ा सा भाई साहब कैलकुलेशन है, इसको हम डायरेक्ट मौखिक नहीं समझा सकते है ना। देखिए 2017 के टाइम पे क्या कहा गया था पेंशनर्स को कि भाई साहब आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 15%। अगर हम 15% को पॉइंट में कन्वर्ट करें तो कितना बनेगा? कितना बन रहा है भाई साहब? 2.26 बन रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर आपकी पेंशन हम 2017 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, तो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, जैसे थर्ड पीआरसी लागू होने के पहले 2017 के टाइम पे हम जस्ट मान लेते हैं कि आपकी जो पेंशन है वो 25,000 है बेसिक पेंशन। थर्ड पीआरसी के लागू होने के बाद इसमें आपका आईडीए 119.5% भी मर्ज होगा। ठीक है, और इसमें जो पेंशनर्स की डिमांड थी 15% फिटमेंट फैक्टर भी लगेगा। ठीक है, जिसको हमने कितना कर लिया? 2.26 मान लिया। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ने के बाद आपकी जो 25,000 की जो पेंशन है थर्ड पीआर से लागू होने के बाद 2017 में, ठीक है, कितनी बन जाती है? नई बेसिक पेंशन नई बनेगी भाई साहब आपकी 56,500, ये आपकी नई बेसिक पेंशन बनेगी। ठीक है, अब यहां पर 2016 के हिसाब से जोड़े, यानी कि एक साल पहले जाते हैं, ये थर्ड पीआरसी के हिसाब से। ठीक है, थर्ड पीआरसी के हिसाब से है। अब हम 7 सीपीसी के हिसाब से देखिए केंद्रीय कर्मचारियों की तरह। ठीक है, 2016 के हिसाब से 2016 जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन रिवाइज हुई थी उस हिसाब से। अब वहां पर कोई 15% नहीं चलता, वहां पर क्या फिटमेंट फैक्टर लगाया था? वहां पर अगर फिटमेंट की बात करें तो वहां पर लगाया गया था फिटमेंट भाई साहब 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था, यानी कि आपकी सैलरी इतने गुना बढ़ जाएगी। आपको क्या करना, आपकी सैलरी में डायरेक्ट इसका गुना करना है, तो इतने गुना बढ़ जाएगी। तो भाई साहब क्या हुआ, आपकी सैलरी 25,000 है और 2016 के हिसाब से हमने क्या किया 2.57 का इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, तो आपकी सैलरी कितनी निकल कर आई? आपकी पेंशन कितनी निकल कर आई? आपकी न्यू पेंशन निकल कर आ रही है भाई साहब 64,250। तो यहां पर कितनी निकली थी?
यहाँ पर 56,500 थर्ड पीआरसी के हिसाब से 1 साल बाद अगर लागू किया जाए थर्ड पीआरसी तो, ठीक है। और यहाँ पर कितनी बन रही है 7 सीपीसी में, अगर आप डीलिंकिंग होके जाते हैं और 7 सीपीसी के अनुसार 2016 से अगर आपकी पेंशन रिवाइज होती है तो 64,250। इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, हम यहाँ पर 64,250 रुपए को में से 56,500 रुपए अगर माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना बनेगा भाई साहब, यहाँ पर बन के आ रहा है 7,750 रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,750 रुपए का हर महीने का घटा जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप थर्ड पीआरसी के हिसाब से डीलिंकिंग के बाद थर्ड पीआरसी के हिसाब से अपनी पेंशन रिवाइज करोगे तो आपको 7,750 का घटा जाएगा, क्योंकि आपने 1 साल बाद में की। आप 7 सीपीसी के हिसाब से करोगे तो 1 साल का फायदा होगा, हर महीने आपको यहां पर मंथ देखा जाए तो 7,750 रुपए का फायदा होगा। अभी इसको हम 12 महीने में कैलकुलेट करें, 7,750 को 12 महीने का जोड़े तो कितना होगा, समथिंग 12 महीने का ये भाई साहब 7,000 के हिसाब से 77,000, मतलब 1 लाख के करीब चला जाएगा। 1 लाख के करीब आपको यहाँ पर सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था वीडियो में कि 1 लाख रुपए के करीब आपको नुकसान होगा अगर आपने 2016 की बजाय 2017 में पेंशन रिवाइज की थर्ड पीआरसी के हिसाब से। तो आप कौन सी जगह जाना पसंद करोगे, 7 सीपीसी में 2016 में जो केंद्रीय कर्मचारियों की रिवाइज हुई थी उसके हिसाब से आपकी पेंशन रिवाइज होनी चाहिए या फिर 2017 के हिसाब से, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अभी आज की सटीक खबर की अगर बात करूं, मार्च 2026 की अपडेट, जैसा कि आपको पता है 30 मार्च 2026 को इस मामले की फाइनल हियरिंग यानी कि अंतिम सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में लगी है। लेटेस्ट स्थिति की बात करें तो केरल हाईकोर्ट का फैसला पेंशनर्स के पक्ष में आने से मनोबल बढ़ा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट में भी डोट यानी कि दूरसंचार विभाग को भी यह साबित करना होगा कि क्यों ना 7 सीपीसी का फॉर्मूला बीएसएमए पर लागू किया जाए, ठीक है। हकीकत यह है कि विभाग अभी भी 0% फिटमेंट का बहुत कम फिटमेंट पर अड़ा हुआ है, लेकिन कोर्ट की अब तक की ऑब्जर्वेशन पेंशन के हक में झुकी हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये अपडेट थी, मैंने आपको यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करके बताया है कि भाई साहब दोनों में अगर आप जाते हो तो किस में आपको फायदा है और किस में नुकसान, ठीक है। तो इस हिसाब से आप खुद देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर सरकार बोल रही है कि 2017 के हिसाब से थर्ड पीआरसी में करना चाहिए, थर्ड पीआरसी के हिसाब से 2017 में करना चाहिए, जो कि एक हिसाब से नुकसान है कहीं ना कहीं पेंशनर्स को, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।